गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट टॉपिक पे बात हुई थी आपकी जो आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था, कैसा था, कौन सा सेक्टर में कितने लोग लगे थे, उनके क्या चीज़ें थी। तो देख लीजिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं या इसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। लिखा है कि इट रेफर टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं ना कि इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या इस कंट्री का इंफ्रा बहुत ख़राब है या अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, देखा है कि इट रेफर टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, आपको पता है फिजिकल चीज़ें क्या होती हैं, जो जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ें। और एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई केवल बिल्डिंग नहीं होती है। आगे लिखा है एंड फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस भी फैसिलिटीज़ की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जिस भी फिजिकल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाएगा रेलवेज़ आ जाएंगे, रोडवेज़ आ जाएंगे, आपके जो भी बिल्डिंग्स हैं वो आ जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं वो आ जाएंगी, जो ये ब्रिज वगैरह बन रहे हैं वो सब आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप एक इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस भी सुविधा की, जिस भी स्ट्रक्चर की, जिस भी बिल्डिंग, जिस भी मशीनरी, जिस भी रोडवे, रेलवे या एक्सेट्रा जो भी ज़रूरत पड़ेगी, वो सब आते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब इसमें आता है क्या क्या, देखो सबसे पहले लिखा है रेलवेज़। रेलवेज़ क्या है, लिखा है बेनिफिट वर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स। ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बात की जा रही है, यानी कि जब आपको स्वतंत्रता मिली थी, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके पहले या उसके कुछ टाइम के मतलब मिलने के थोड़े दिन के बाद की बात है ये सारी चीज़ें। रेलवे आपको पहले ही बताया है क्यों बनाया था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो उनकी सूटेबिलिटी के लिए ज़रूरी थी। रेलवे का जितना भी बेनिफिट मिलता था उनके रहने भर में, वो केवल और केवल ब्रिटेन जाता था, ब्रिटिशर्स के लिए होता था और हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं होता था। तो लिखा है बेनिफिट्स वर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स। उस टाइम रेलवे की क्या कंडीशन थी कि इसका जितना भी बेनिफिट था वो मोस्टली ब्रिटिशर्स के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि रेलवे जो भी यूज़ करेगा, रेलवेज़ रेलगाड़ी का माध्यम जो भी यूज़ करेगा वो ब्रिटिशर्स ही होगा। ब्रिटिशर्स अपने लिए यूज़ करते थे, ब्रिटेन में सामान को ले आने ले जाने या लोगों को ले आने ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। ये हमारे आपके लिए या हमारी कंट्री किसी और कंट्री में चली जाए इसके थ्रू ये नहीं होता था, वो रिस्ट्रिक्टेड था कि अगर रेलवेज़ आप यूज़ करेंगे तो वो किसको बेनिफिट देगा, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट देगा। और ये रिस्ट्रिक्शन थे उनके, रूल रेगुलेशन उन्होंने ऐसा बनाया था क्योंकि उन्होंने हमारी कंट्री को एक कॉलोनी की तरह यूज़ किया था। कॉलोनियल रूल जो आपने पढ़ा हुआ था ये उस तरीके का था। फिर है आपका रोडवेज़, यानी कि जो सड़क, जो आपको हाईवे दिखता है उसकी बात कर लें। प्राइमरली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रोडवे का यूज़ क्यों किया जाता था, जो हमारे सड़क थे वो किस लिए यूज़ किए जाते थे कि जो भी आप रॉ मटेरियल बना रहे हैं या जो भी आपके लोग हैं उनको अगर कहीं आना जाना है या उनके अपने लोगों को, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को आपको पता है कि केवल रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया था, यानी कि रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से निर्यात किया जाएगा किसको, ब्रिटेन को, क्योंकि वो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी उन्होंने ऐसा रूल रेगुलेशन बनाया था कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, 71-72% लोग इसमें लगे हुए हैं, तो ये केवल रॉ मटेरियल ही उगाएंगे और वो रॉ मटेरियल भी कहाँ बेचेंगे, ब्रिटेन में बेचेंगे, ब्रिटिशर्स को बेचेंगे। और ये बेचने का जो माध्यम होगा वो रोडवेज़ होगा, यानी कि सड़क के माध्यम से आप रॉ मटेरियल को या फिर अपने यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उनको सबसे पहला प्राइमरीली सर्व, यानी कि मेनली ये चीज़ें सर्व की जाएंगी, ये सुविधाएं दी जाएंगी किसको, आपके ब्रिटिशर्स को, यानी कि ब्रिटेन में। फिर आता है आपका एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट।
एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट, आपको स्वेज कैनाल के बारे में बताया था अगर याद होगा तो ये एयर ट्रांसपोर्ट भी आपका जो प्लेन या फ्लाइट या इस तरीके की चीज़ें थी, या वाटर ट्रांसपोर्ट होता था, ये भी किसके लिए था? ब्रिटिशर्स के लिए था, ब्रिटेन के लिए था। ये चीज़ें उन्होंने हमारे लिए बनाई हुई थी, ये चीज़ें उनकी ही दी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने ही इनिशिएट की थी हमारे यहाँ, जिसको आज हम डेवलप कर रहे हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन उस टाइम पे ये हमारे लिए नेगेटिव चीज़ें थी। अभी तो सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में है, सारा पॉजिटिविटी हमारे लिए है। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ये भी उन्होंने डेवलप किया था, इसका भी उन्होंने ही शुरुआत की थी। बहुत अच्छी चीज़ थी ये, लेकिन तब हमारी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ये भी यूज़ वो अपनी खुद के लिए करते थे, अपने खुद के बिजनेस के लिए कह सकते हैं, ट्रेड के लिए कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कह सकते हैं, बेनिफिट के लिए कह सकते हैं, ये सब उनके लिए होता था। अब ये हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है इसी वे के थ्रू, यानी कि जो भी ट्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे सेफ़ होता है, दूसरा आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पोर्ट के थ्रू जब आप आते जाते हैं तो वहाँ पे कुछ टैक्स पे करके आप अपनी चीज़ों को सेफ्टी के साथ ले जा सकते हैं, और वो सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। कम्युनिकेशन, उस टाइम पे कम्युनिकेशन कैसा था? पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट आपने देखा है, पोस्ट आती है, आज भी आती है, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो टेलीग्राफ भी वैसा ही है। तो ये क्या था? ये भी उन्होंने अपने खुद के लिए जनरेट किया था, अपने खुद के लिए ये चीज़ें शुरू की थी, और ये ऐसी चीज़ें थी कि अगर भारतीय चाहते भी तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट हाई कॉस्ट, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा कर देंगे तो इंसान क्या मतलब कह सकते हैं, उस टाइम पे जो कंडीशन थी वो पेबल नहीं थी, वो इतना हम दे नहीं सकते थे, तो इतनी हाई कॉस्ट कर दी जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रॉ मटेरियल कॉटन वगैरह हमारे यहाँ से वो ले जाते थे, और उसको फाइनल गुड्स या फिनिश गुड या एक प्रॉपर कपड़ों में कन्वर्ट करके फिर वो हमारे यहाँ ही ला के बेचते थे। तो वो क्या करते थे, हमारे इंडस्ट्रीज़ को दोनों तरीके से बर्बाद किया। एग्रीकल्चर भी ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि केवल हम रॉ मटेरियल उगाने के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, और फिर उनकी चीज़ों को हम खरीदना मजबूरी भी हो गया था, क्योंकि वो जल्दी चीज़ें आ जाती थी, वैरायटी होती थी, क्वालिटी अच्छी होती थी, क्योंकि मशीनरी प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट में थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता था। और हमारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हालांकि बहुत मजबूत और बहुत क्वालिटी में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन इतने टैक्स और टैरिफ पॉलिसीज़ के ऐसे लगाए गए थे कि वो इतनी कॉस्टली हो जाती थी कि उनका मार्केट ख़त्म हो गया था। तो ये कुल मिला के यही नुकसान किए थे इन्होंने कि द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो भी नियम कानून उन्होंने बनाए थे वो कैसे बनाने हैं, किसको क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना है। कहते हैं ना कि जो भी डाक वगैरह आता है या पोस्ट आता है या टेलीग्राफ आता है, उसमें अक्सर सरकारी चीज़ें ही आती हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ऐसे ऑफिशियली कोई चीज़ आपको भेजनी है तो वो पोस्ट के थ्रू आज भी आती है। तो उस टाइम पे यही कंडीशन थी कि उनके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस चीज़ की भी शुरुआत की थी। ये अच्छी चीज़ है कि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन उस टाइम पे इतनी हाई कॉस्ट पे थी कि ये केवल उनके लिए थी। उन्होंने अपने लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस चीज़ को बनाया था। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो गई। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है ब्रिटिशर्स का? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, अभी बता दिया कि रेलवे का इंट्रोडक्शन जो उन्होंने हमसे कराया था, इंट्रोड्यूस जो कराया वो बहुत ही पॉजिटिव है। आज भी आप देखते हैं कि लोकल है, मेट्रो है या फिर आपकी जो ट्रेनें चलती हैं, कितने लोग उससे आते जाते हैं। किराया उसका जो फेयर चार्जेस हैं वो बहुत कम लगता है, आप आसानी से आ जा सकते हैं, लेट के, उठ के, बैठ के, टहल के। तो वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ें थी, उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन आज के लिए वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी देखो ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है। हालांकि उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ही ये आइडिया हमें दिया कि जो आप चीज़ें उगाते हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया था एग्रीकल्चर हमारा कैसा था कि हम केवल वो उगाते थे जो हमें खाना होता था, ठीक है, और हम खुद भी खाते थे और हमारे आस पड़ोस के लोग जो खेती नहीं करते थे, बाकी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे, उनके लिए भी हम उगाते थे कि उनसे वो चीज़ें हम ले लेते थे और खाने पीने की चीज़ें हम उनको दे देते थे। ये इन्होंने क्या किया था कि जो कैश क्रॉप्स की बात अगर मैंने आपसे की होगी, आपकी ही होगी, तो आप उनको कहना था कि आप वो चीज़ें उगाइए जिनको आप मार्केट में बेच सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर का, कृषि का व्यवसायीकरण, ये उन्होंने ही हमें सिखाया था कि हम उन चीज़ों को भी उगा सकते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम खाते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं।
हम उन चीज़ों को भी उगा सकते हैं जिनकी डिमांड बाहर की कंट्री में है और वो उसको उगा नहीं सकते हैं। तो अगर आपके खाने पीने से चीज़ें बच जाती हैं तो आप उसको बेच के पैसे भी ले सकते हैं। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, देखो फिर वही चीज़ है, एक्सचेंज का मॉनेटरी सिस्टम यानी कि पैसे से चीज़ें खरीदना और पैसे से चीज़ें खरीदना और कुछ खरीद के पैसे देना, ये सिस्टम भी उन्होंने ही सिखाया है। क्योंकि हमारा पहले क्या था, बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा कि एक सामान दे के दूसरा सामान ले लेते थे। किसी के पास आटा है तो चावल नहीं है, किसी के पास चावल है तो कोई बर्तन नहीं है, या इस तरीके जो भी चीज़ें थी, तो हम एक्सचेंज कर लेते थे सामान को सामान से। मॉनेटरी सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप पैसा देके डायरेक्ट वो चीज़ें खरीद सकते हैं, अगर उसका सप्लीमेंट आपके पास नहीं हो तो भी। लास्ट आता है आपका इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इफेक्टिव सिस्टम इंग्लिश उन्हीं के थ्रू आई हमें, नहीं तो हम तो अपना आराम से हिंदी और अवधि और जो भी चीज़ें बोल रहे थे वो बोल ही रहे थे। तो एजुकेशन का भी एक इफ़ेक्टिव सिस्टम था, क्योंकि उनके आने के बाद ही हमें ये समझ में आया कि पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है। केवल रहने खाने पीने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ो लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ायदे की चीज़ें क्या हैं, आपके नुकसान की चीज़ें क्या हैं, आपके बेनिफिट में क्या हो सकता है, आपके पास क्या क्या पावर है, आप कहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट थे जो ब्रिटिशर्स की वजह से हमें मिले थे। कुछ नेगेटिव्स के साथ कुछ पॉजिटिव हमेशा ही होता है। तो ये ठीक है, आई थिंक ये आपका लास्ट वीडियो होगा, और बाकी तो स्कूल खुलेगा तो आप लोग आएंगे ही। यहाँ तक की चीज़ें नोट्स में भी आप लिख के कवर कर लीजिएगा, बाकी जब मिलेंगे तब बात होगी। ठीक, थैंक यू।